हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है समाजशास्त्र के संस्थापक पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो हमने सेकंड चैप्टर में कवर कर लिया था। दो समाजशास्त्रों के बारे में बात की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, उनके जो विचार हैं बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से सवाल भी बनते हैं। और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें समझना होता है कि सवाल बनते कैसे हैं, किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। सवाल में पूछा जाता है कि उनके योगदान के बारे में बताइए, यानी कि कोई भी संस्थापक है, समाजशास्त्री है, उनके बारे में पूछ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार हैं वो बताइए, या फिर उनके जो योगदान है समाजशास्त्र के अंदर उनके बारे में बताइए। बेसिकली वो एक ही चीज़ पूछ रहा होता है कि उनके जो विचार हैं वो। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं। उनके जो विचार हैं वही समाजशास्त्र के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, या हम बात करें विश्व के लिए एक आइडल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, वही उन्हीं की वजह से आप ये जो बुक है ये पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो वही हमारे जो विचार हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। वही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कि उनके जो विचार हैं वो जान लें। यहाँ पे हम तीन विचारकों के बारे में बात करेंगे। विचारक कह लो, समाजशास्त्री कह लो, संस्थापक कह लो, जो भी है। जॉर्ज जिमेल पहले है, दूसरे है विल्फ्रेडो परेटो, और तीसरे हैं थॉस्टीन बेवलेन। इनके विचार जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जन्म कब हुआ है और कहाँ पे हुआ है। ठीक है, कहाँ के नागरिक हैं। इससे एक हेल्प मिलती है कि पता चलता है कि ये बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में, ये बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में, ये बात कर रहे हैं फलानी कंट्री के बारे में। तो वो हेल्प मिलती है कि भाई ये कहाँ, किस सन में बात कर रहे हैं और किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, अगर इंडिया का जो कोई समाजशास्त्री है तो वो इंडिया के पक्ष में बात करेगा, इंडिया के बारे में बात करेगा। इंडिया के जो कंडीशंस है, जिस समय वो एक समाजशास्त्री के रूप में उभरा, उस समय की कंडीशंस को बता रहा होगा। ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो है अपने विचार प्रकट कर रहा होगा। तो ये जानने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए हम समाजशास्त्रों के बारे में, समाजशास्त्र जो होते हैं, समाजशास्त्र कह रहा हूँ, समाजशास्त्री जो होते हैं, सोशोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज जिमेल है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ है और ये एक यहूदी परिवार के व्यक्ति है। ठीक है, इनके माता पिता एक यहूदी परिवार से थे। ठीक है, वो यहूदी थे। ये है जॉर्ज जिमेल जिनके बारे में आप देख रहे हो। ठीक है, और उसके बाद इनकी हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो यही होता है, मुख्य विचार, कि भाई क्या सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, इनके विचार क्या है। टॉपिक हमारा क्या है? समाजशास्त्र। समझ गए, समाज के बारे में क्या सोच है इनकी। तो ये कह रहे हैं कि जो समाज है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है, केवल सिर्फ व्यक्तियों का समूह मात्र को हम समाजशास्त्र नहीं कह सकते या समाज नहीं कहते। समाज हम कहते हैं जो अंतक्रिया करते हैं। अंतक्रिया मतलब इंटरेक्शंस करते हैं, साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ में कभी कभी बात करते होगे बैठ के कि भाई पूरे फैमिली के लोग आए हुए हैं। शादी ब्याह में हम बात करते हैं कि भाई पूरी फैमिली बैठी हुई है, हम बात कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं अंतक्रिया। ठीक है, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। फैमिली में पूछते नहीं है कि भाई आप क्या करते हो, आप बताते हो कि स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, जो भी आप करते हो तो आप बताते हो। तो ये इंटरेक्शन ही तो होता है, और क्या होता है। तो ये वही कह रहे हैं कि समाज जो है वो सिर्फ समूह नहीं होता, सिर्फ एक ग्रुप नहीं कह सकते हम समाज को। समाज मतलब होता है इंटरेक्शंस करना। अब एक जगह पे, एक मॉल के अंदर घूम रहे हो आप, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, आप उनके साथ इंटरेक्शन थोड़ी ना करते हो। इतने सारे लोग हैं, अजनबी है वो आपके लिए। आप ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ बात करोगे आप। कुछ ही लोग होते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, तो वो बस एक समूह मात्र वहाँ पे, एक आप कह सकते हो कि वो समूह है। ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, वो समूह है, लेकिन उनके साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो उनसे। तो वो एक समूह ही तो है, ग्रुप है, बस छोटा थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे रोका हुआ है। जैसे ही ग्रीन लाइट होगी सब चले जाएंगे अपने अपने रास्ते। तो वो एक अलग चीज़ है। हम बात करते हैं इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि आप रुक के समाज के अंदर जब बैठते हो, बात करते हो, जो लोग जानते हैं, जिसको आप जानते हो, या कोई नए लोग हैं आप जानने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक अच्छी बात है। वो भी इंटरेक्शन के अंदर आता है कि नए लोगों से इंटरेक्शन किया है, मैंने आज बात की है। ठीक है, संबंध बनाए लोगों के साथ में। तो ये भी एक समाजशास्त्र है, समाज है। राइट, इसके लिए उन्होंने एक शब्द को यूज़ किया है, जो भी अभी मैंने जो आपको एक रामकथा सुनाई है, इतनी लंबी चौड़ी, इस पूरी को एक शब्द में इन्होंने कन्वर्ट किया है। ये कह रहे हैं कि इसको हम कह देंगे सामाजिकता।
ठीक है। सामाजिकता यानी कि इंग्लिश में एसोसिएशन कह देंगे। इस जो भी मैंने आपको बताया ना, अंतर्क्रिया जो हम करते हैं लोगों के साथ में, इसको हम सामाजिकता कहते हैं। कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत सोशोलॉजिस्ट है, यानी कि ये व्यक्ति तो बहुत समाजवादी है, ठीक है, समाज का भला करता है, समाज लोगों से मिलता है, सारे लोगों से मिलता है, बातचीत करता है। तो ये सामाजिकता, एसोसिएशन हम इसको कहते हैं। उसके अलावा मैं एक मिनट में मिटा दूँ, तो फिर मैं दोबारा करता हूँ तो वो सही नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे समाज के विभिन्न संख्या वाले विभिन्न भिन्न प्रकार वर्गों के लोगों में आपस में अंतःक्रिया में भी अलग अलग प्रकार की होती है। कह रहे कि अलग अलग जो समूह होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। हिंदू अगर किसी हिंदू व्यक्ति से मिल रहा है तो वो राम राम करेगा, या जो भी हमारी संस्कृति में होता है, हिंदुओं में होता है, वो करते हैं। और जो मोमडन होते हैं, जो मुस्लिम परिवार के व्यक्ति अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो वो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, दूसरा वाला बोलता है वालेकुम अस्सलाम। तो उनकी जो अंतक्रियाएँ होती है, वो शुरू करने की जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, राइट। इसी के बारे में ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जो एक तरीका होता है वो अलग होता है बात करने का। अंग्रेज़ों में हेलो हाय करते हैं वो लोग, सभी समाज जो जितने भी अंग्रेज लोग हैं, जितने भी बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो अपने, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक मतलब कि उनका एक धर्म होता है सभी लोगों का। हमारे इंडिया में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, और क्रिश्चियन, मतलब बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। तो उनके जो बीच में अंतक्रिया होती है वो भी अलग अलग होती है। हमारे इंडिया के अंदर आप सब कुछ देख सकते हो, सभी चीज़ का एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। तो इसी के बारे में जो जिमैल है, जॉर्ज जिमैल, ये कह रहे हैं, राइट। ये इतना आप समझ गए होंगे, इतना काफ़ी है मुझे लगता है यहाँ के लिए। अभी बात करते हैं तात्विक समाजशास्त्र के बारे में। तो इसको इंग्लिश में शब्द दिया गया है फॉर्मल, फॉर्मल सोशियोलॉजी, फॉर्मल सोशियोलॉजी। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हिस्ट्री में जाके, कि जो क्या होता है हमारी हिस्ट्री में क्या था। वैसे तो ये अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है, पर हिस्ट्री को हम देते हैं ज़्यादा, मतलब आसान होता समझने के लिए, क्योंकि हमें अपना जो पास्ट है वो हमने बहुत पढ़ा हुआ है पहले से भी। जैसे कि ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, ब्राह्मण, और एक तरफ लेते दलित को, ठीक है। ये हो गया बी फॉर ब्राह्मण और डी फॉर दलित। तो ये जो ब्राह्मण है, ये इसको माना जाता था कि एक ये सुपीरियर जो है एक कास्ट है, ठीक है। ये था एक नीचे वाला कास्ट। इन दोनों के बीच में क्या था, समानताएं थी, बहुत सारी असमानताएं थी, सॉरी, कि भाई जो ये वाली कास्ट है ये दब के रहती है सबके सबसे, यानी कि ब्राह्मण लोगों से भी, क्षेत्र से भी, वैश्य से भी। तो ये क्या है, उसी के बारे में बता रहे कि तात्विक समाजशास्त्र बेसिकली वो समाजशास्त्र होता है जिसमें कि हम दब के काम करते हैं, यानी कि इस बी के नीचे जो है दलित समुदाय है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेजों ने ब्राह्मण लोगों को बहुत ही परेशान किया, ठीक है। कभी कभी इनकी हेल्प भी करी, लेकिन इनके जो बहुत सारे काम थे वो भी चौपट किए। फिर बाद में ही इन लोगों ने उनके साथ, यानी कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ में फिर एक समझौता कर लिया, ठीक है। पर वो बात अलग है, वो जो चीज़ें थी वो अलग थी, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से था, इसका मतलब क्या है, तात्विक समाजशास्त्र के बारे में क्या बता रहे हैं। बाकी और पढ़ सकते हो आप समझने के लिए। सामाजिक प्रारूप क्या होता है बेसिकली, ये इसको हम इंग्लिश में सोशल टाइप कहते हैं, यानी कि आपके समाज में आसपास में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अजनबी हो सकते हैं, आपके आसपास में कुछ अजनबी लोग रह के, मतलब रहने के लिए आए हैं, जिनको आप नहीं जानते हो। बेसिकली अजनबी वही होता है जो कि जिसको हम नहीं जानते पहले से, है ना, उसको हम अजनबी कहते हैं। इसको हम कहते हैं सोशल टाइप, यानी कि कौन है ये, कह रहे हैं, आप बोलते हो कि ये तो अजनबी है, कोई पूछता है कि ये कौन है, ये तो गरीब व्यक्ति है ना। इस तरीके से हम जो है सोशल टाइप को लेते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं घुसना आपको अभी, बस समझते रहो, ठीक है। यहाँ से सवाल इतना नहीं बन सकता, मुझे लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। जो लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको सेकंड चैप्टर, उसमें से सवाल बनते हैं। वो जो समाजशास्त्र हैं वो थोड़े से उनके बारे में पूछता है मोस्टली। उसके बाद जिमेल ने एक सिद्धांत और दिया है, संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का सिद्धांत की भूमिका, रोल, भूमिका को इंग्लिश में रोल कहते हैं ना, जो भी स्पेलिंग होती है आप देख लेना, रोल। जैसे कि हमारे रोल होते हैं हमारे फैमिली के अंदर। एक मैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरा रोल अपनी मम्मी के लिए एक बेटे वाला है, अपनी बहन के लिए भाई वाला है,
ठीक है, अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड वाला है, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, तो मतलब होगा फ्यूचर में। तो ये क्या है, रोल होता है हमारा फैमिली के अंदर। ऐसे ही हमारा समाज के साथ भी एक रोल होता है एक नागरिक के तौर पे, है ना। उसी तरीके से हमारा एक रोल और भी होता है इंसान के रूप में, या हम अपने लिए भी कुछ सोचते हैं कि भाई मेरे लिए क्या, आपको भूख लगती है तो खाना तो खाते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने फैमिली को खाना खिला दिया आप भूखे सो गए या भूखे रहोगे, है ना। कभी कभी हो जाता है, और ज़्यादातर आप अपने बारे में भी सोचते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोल। आपके लिए ये भी एक संघर्ष वाली बात है फैमिली में, ठीक है, हर जगह होता है। एक लड़की हो आप तब भी हो सकता है, अगर आप एक बॉय हो तब भी हो सकता है, अगर आप मम्मी हो तब भी हो सकता है, अगर एक फादर हो तब भी हो सकता है। तो हमारे रोल अलग अलग होते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के साथ हमारे रोल अलग होते हैं, हमारी फैमिली के साथ में, और अपने लिए हमारे रोल अलग होते हैं। इसी के बारे में कह रहे हैं संघर्ष, ये भी एक संघर्ष का एक टॉपिक माना जाता है, राइट। जीमेल कह रहे हैं, जीमेल है नहीं, हाँ जीमेल। मैं ना, मुझे बहुत सारा समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ना, मुझे याद नहीं रह पाता है सारी चीज़ें। उसके बाद एक और एग्जाम्पल और दे रहे हैं आधुनिक संस्कृति का। इसके बारे में ये बता रहे हैं जीमेल कि एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो संस्कृति है वो अलग है, और अगर हम देखें पास्ट में जाके तो जो चीज़ें थी वो अलग थी। कैसे? वो ऐसे कि आज आप जॉब करते हो, अगर आप जॉब नहीं करते तो कोई बात नहीं, एग्जांपल एक इमेजिनेशन कर लो कि आप जॉब करते हो किसी के लिए, और 8 घंटे काम कर रहे हो, आप 8 घंटे काम करने के बाद आप घर पे आ जाते हो, ठीक है, और महीने में आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, घर पे आने के बाद आपका जो मन करता है आप करते हो। लेकिन हिस्ट्री में अगर आप जाके देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो या पढ़ी होगी आपने कभी, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो लोग थे उनकी जो स्थिति थी बहुत बेकार थी। बंधुआ मजदूरी वाला जो काम था वो कराते थे, और टाइम पे मजदूरी ना देना, कम मजदूरी में काम कराना, ज़बरदस्ती काम कराना, वो वाली चीज़ें थी जो आज बदल गई है। आज संविधान बन गया है, सब कुछ हो गया है, आपकी जो घंटा है नौकरी का वो एक परफेक्ट है, ठीक है। आपको टाइम पे छुट्टी मिल जाती है, और यानी कि हफ्ते में एक बार छुट्टी तो मिलती है हर किसी को, संडे को मिल जाती है, किसी किसी को और दिन पे मिलती है, वो मिल जाती है। यानी कि एक हफ्ते में एक बार हॉलीडे आपको मिलता है, यानी कि एक महीने में 4 बार आपको मिल जाती है। उस समय ऐसा नहीं था। तो ये क्या है, एक जो सिचुएशंस है वो बदल गई है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं विल्फ्रेडो परेटो के बारे में। तो विल्फ्रेडो परेटो एक इटली के निवासी है, पर इनका जन्म पेरिस में हुआ था, ठीक है, बाद में इटली में शिफ्ट हो गए, वो अलग चीज़ है। ये इतना काफ़ी है इनके लिए। इनका जन्म देखते हैं एक बार, सॉरी ये मैंने ज़्यादा, हाँ, 1848 में इनका जन्म हुआ है, और 1923 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये प्रेटो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इनका मुख्य विचार जानेंगे क्या है। ये बेसिकली अनुभव पे जोर डालते हैं, कह रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए चीज़ों को, एक्सपीरियंस करके हमें उनके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि जैसा जो दिख रहा है वैसा करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक साइंटिस्ट नहीं करता, लैब में बैठ के रिसर्च करता है, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करता है। जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हो तो आप एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ों को, यानी कि पहले आपने पढ़ा है, आपने पढ़ने के बाद चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, चीज़ों को समझा है, उसके बाद आप लिख रहे हो, ठीक है। एक एक जगह तो ये होता है कि जैसे कि कोई घटना हुई है, हो रही है आपके सामने, आपने वीडियो बना ली, जैसे कि जो वो हो रही है वैसी वीडियो बनेगी ना। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, जैसी हो रही है वो तो ठीक है, उसके अलावा हमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करके उसमें उसको तब दिखाना चाहिए, ठीक है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि हम न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, वहाँ पे जो चटपटी खबरें होती हैं आपको फ्रंट में दिखाई देती है ना, जो फ्रंट पेज पे होती है, वो चटपटी खबरें जो होती है वो उसमें एक्सपीरियंस झोंका हुआ होता है, यानी कि कुछ मिर्च मसाला डाल के उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है और आपको दिखाते हैं। तो वो जो चटपटी खबरें हैं ना, उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये हमें इस तरीके से चीज़ों को लेना चाहिए, है ना। कुछ लोग इसकी विरोध भी करेंगे, कुछ लोग इसको अच्छा भी बताएंगे। तो ये विल्फ्रेडो का परेटो का ऐसा मानना है कि भाई हमें चीज़ों को लॉजिकल एक्सपीरियंस मेथड का यूज़ करना चाहिए, यानी कि अपना दिमाग यूज़ करके जो भी घटना हुई है उसके अंदर हमें कुछ ऐड करके उसको फिर प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में, समाज के बारे में उनका ऐसा मानना है कि भाई हमारा भी तो कोई दिमाग है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा
तर्क संगत और अतर्क संगत क्रिया। तर्क संगत क्रिया वो होती है जिसके बारे में हम सवाल जवाब कर पाते हैं, ठीक है। तर्क करना यानी कि डिबेट कर पा रहे हो आप, किसी किसी चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हो, उसको हम तर्क संगत कहते हैं। और जिसके बारे में डिबेट नहीं कर सकते उसको हम अतर्क संगत कह रहे हैं, राइट। उसके अलावा अवशिष्ट और व्युत्पाद। अवशिष्ट को ये कह रहे हैं कि स्थिर है और एक स्थिर तत्व है, ठीक है। व्युत्पाद को कह रहे हैं परिवर्तनशील है। इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया होगा आपको बौद्ध धर्म का, कि जैसे कि हमारा धर्म होता है, एक तो हमने जैसे लिया कि बौद्ध धर्म होता है, उसमें ये लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, यानी कि भगवान या मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते। तो ये क्या होता है, इनका जो मान्यताएं होती है वो स्थिर होती है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसी तरफ हम और समाज के बारे में या और धर्मों के बारे में देखते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम भी नहीं मानूंगा मैं हिंदू के बारे में देखूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ना अपनी मान्यताएं चेंज कर लेते हैं, राइट। मान्यता चेंज करने से मेरा मतलब है कि भाई आज इस भगवान को पूज रहे हैं, कल किसी और भगवान को पूजने लगे। तो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें होती है वो कुछ धर्मों में तो स्थिर रहती है, लेकिन कुछ धर्मों में बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है उसका। तो इस बारे में परेटो बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, परेटो कह रहे हैं। अभिजात वर्ग और सिद्धांत। अभिजात परिभ्रमण। अभिजात वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि अभिजात वर्ग बेसिकली बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो समाज होता है ये बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं ये। या फिर जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं, ये इनको हम अभिजात वर्ग कह रहे हैं, क्योंकि ये औरों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और इनका दिमाग ज़्यादा चलता है, ठीक है। इसकी वजह से ये सबसे आगे होते हैं। समकालीन समाजशास्त्र पर प्लेटो के विचारों का प्रभाव। तो ये वही सवाल वापस आ गया, हर जगह मिलेगा आपको, जितने भी आप समाजशास्त्री पढ़ोगे उनके जो विचार है उसने समाजशास्त्र को कितना हेल्प किया है ये पूछ रहा है। ये जितने भी हमने विचार पढ़े हैं अभी भी, ये पूछ रहा है कि ये जो विचार है इनके, इन्होंने किस तरीके से समाजशास्त्र को हेल्प किया है एक ग्रो होने में, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो हमने पढ़ लिया इनके जो विचार थे वो किस तरीके से थे, तो यही जो विचार हैं ये समाजशास्त्र को ग्रो करने में इनकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। मतलब कि समाजशास्त्र को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। ये जो समाज के जो सिद्धांत हमने लिए हैं कि भाई ये समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसी से समाजशास्त्र को बनाया गया है। जो समाज जो इनके जो विचार हैं वो इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दो इस बात पे। टाइम वेस्ट करना है तो वो ठीक है, मतलब कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो उसके लिए ठीक है, पर मैंने आपको यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि मैं आपको बता दूँ कि जो समाजशास्त्र के जो विचार हैं वो क्या है, ठीक है। जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप बताना मुझे, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट और एक लाइक का बटन दबा दिया करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग यार, ठीक है, लाइक भी कर दिया करो देखते हो तो। थॉस्टीन वेवलिन, तो ये अमेरिका के हैं, ये थॉस्टिन वेवलिन आपको दिख रहे होंगे साफ साफ, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि बहुत पुरानी पिक्चर होंगी ये, उस समय तो कैमरा शुरू शुरू ही हुआ था आना। मुख्य विचार जानते हैं इसके, इनका मानना है कि दो तरीके के विचार इन्होंने दिया है। ये कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी विकास और सिद्धांत, सॉरी मेथड, और एक दूसरा है संपन्न वर्ग का सिद्धांत। इनके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो इनका विचार, इनका जो मानना है वो एक ऐसा है कि इनका ऐसा मानना है कि जब से इंसानों ने टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया है, उद्योग पर ध्यान देना शुरू किया है, तब से जो विकास है वो हुआ है हमारा, ठीक है। डेफिनेटली सही भी है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हमारा विकास भी होता है, क्योंकि हम फिर धर्मों के बारे में नहीं सोचते। भारत में जो प्रॉब्लम थी ना वो यही थी, हिस्ट्री में अगर आप जाकर देखो, अंग्रेजों ने हम पे जो राज किया है उसके पीछे रीज़न यही था कि हमारा ज़्यादा जो था ना इंडिया में, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे इस बात के लिए कि भाई हमारा धर्म उच्च है और बाकी जो लोग हैं वो नीचे धर्म के हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना है हम लोगों को उद्योग भी लगाने हैं, ये भी काम करना है, राइट। उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया धर्म पे, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। नहीं तो हम, भारत सबसे पहले विकसित होना चाहिए था अगर हम एक्चुअली में देखें, पर कोई बात नहीं, ये इनका ऐसा मानना है, ठीक है, कि उद्योग आने से समाज का विकास होता है।
संपन्न वर्ग का सिद्धांत दिया है बेबलेन ने। ये कह रहे हैं कि संपन्न वर्ग बेसिकली वो वर्ग होते हैं जो कि गरीबों का हक छीनते हैं, राइट। संपन्न वर्ग यानी कि जो सारा लाभ लेके जाते हैं, यानी कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जो वहाँ का बॉस होता है, जिसने वो कंपनी लगाई है, जिसको वो लाभ हो रहा है, आप काम करते हो, दिल लगा के काम करते हो, आप अपनी कंपनी को पहले आप 1 लाख दे रहे थे, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल रही थी, लेकिन अगर आप आज 1.5 लाख रुपए कमा के दे रहे हो कंपनी को, पर कंपनी आपको उतनी ही सैलरी दे रही जितनी कि वो पहले दे रही थी, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा आपको उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि संपन्न वर्ग यही काम करता है, पैसा कमाता है, वो सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान देता है, ठीक है। इसके लिए वो संपन्न वर्ग के उदाहरण का यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जाम्पल दे रहा है प्रदर्शन उपभोग का। ये बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो पैसे वाले होते हैं, वो शो ऑफ बहुत करते हैं कि भाई पेन आप देखते हो कि 5 रुपये का भी आता है, 10 रुपये का भी आता है, लेकिन नहीं, उन लोगों को 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पेन खरीदना है, बस क्यों? शो ऑफ करने के लिए। कहते हैं ना अंग्रेजों के चौचले, तो ये वही है, जिसके पास फालतू पैसा होता है वो शो ऑफ ज़्यादा करता है फिर बाद में। तो ये वही कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन उपभोग है वो इस तरीके से दिखाई देता है। भाई जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुपेरियर दिखाते हैं उन लोगों से कि भाई देखो मेरे पास कितना पैसा है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण, ये बाकी सारे चीज़ें जो हैं आपके मतलब की नहीं है। चैप्टर ख़त्म हो गया है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हो, जो भी आपका मानना है, फीडबैक है इस वीडियो के बारे में तो बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।